सर तेजस जो मेरा क्वेश्चन था, हाँ 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 सर बोलो जो मेरा, हाँ जी हाँ बोलो 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 सुन रहा हूँ मैं। सर, मेरा ये क्वेश्चन था ना सर, जैसे वेरियस मेथड्स वाला मुझे आ रहा था सर, फर्स्ट यूनिट आपने करा ना वेरियस मेथड्स ऑफ, तो सर उसके अंदर सारा हमको सिर्फ रिसर्च एक्सप्लेन करना है ना, डेफिनेशन रिसर्च के कंटेंट्स में, मतलब टाइप्स ऑफ रिसर्च ये सब डालना है ना सर? हाँ यही डालना है ना। बाकी कुछ होगा जी, तो मैं बताऊंगा आपको। साइंटिफिक मेथड का मतलब स्टेप वाइज साइंटिफिक जो यस मेथड सर, यस सर, है वो वो सारे साइंटिफिक होते मेथड हैं। स्टेप बाय स्टेप तो होगा। और प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट मैंने आपको बताया सर हुआ। हाँ जी सर, जैसे मैं ना ये वेरियस मेथड्स और रिसर्च का पढ़ रही थी सर, उसके अंदर जैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी आ रहा था, तो सर वो मैं उसको क्या कंसीडर चीज करूँ उसी में? क्या क्या चीज? सर जैसे मैंने रिसर्च का, मैं बुक से पढ़ रही थी सर, मेरे हम्म, पास AK सिंह और CR कोठारी है सर, तो हाँ उसके अंदर जैसे मैं पढ़ रही थी तो पहले रिसर्च की डेफिनेशन आ गया, देन आफ्टर उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स ऑफ रिसर्च एक्सप्लेन किया, हाँ देन उसके बाद उन्होंने टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव देन फील्ड स्टडी ये सारी चीजें बाइफरकेट की, तो सर हाँ वो इसमें मैं थोड़ा फील्ड स्टडी। उसमें टाइप ऑफ रिसर्च आएगा है ना। वो देखो हाँ हम जी, हाँ यहाँ जी, पे हाँ ये जी, आपकी यूनिट है जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हम यहाँ पे करेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज करेंगे, तो कुछ चीजें यहाँ पे जी जी आएंगी जी, आपको है ना आगे की यूनिट्स में। हाँ जी, हाँ जी। और है ना तो वो आएगा उसमें, अभी अभी वेट करो। नहीं नहीं सर, वो तो आएगा। जैसे मैं फर्स्ट चैप्टर था ना रिसर्च का, एक्सप्लेन रिसर्च मेथड्स और ये देखो सारी चीजें टॉपिक उसमें सब आ में रहा था। अलग अलग मिलेंगे, आपको ये समझना है कि रिसर्च क्या होता है ना। है ना। लेवल ऑफ जी जी मेजरमेंट्स क्या है वो इम्पोर्टेंट आपके लिए है। प्रॉब्लम ऑफ जी मेजरमेंट्स सर, वो इसमें भी आ जाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट कुछ और नहीं है, नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा की जो लिमिटेशंस हैं जो सारी चीजें हैं वो आपका लेवल इसमें प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट में आ गया। मैंने उसमें पढ़ाया ही था आपको। तो आपको यस हेडिंग्स सर। वगैरह बुक्स बुक्स टू बुक्स थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है, तो उस पर कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, इंट्रोडक्टरी मैं ये पार्ट पूछ रही आपको थी कि मैं पता होना। उसको हाँ कर सकती हूँ आपको तो? पता होना चाहिए कि देखो रिसर्च क्या होता है, साइंटिफिक मेथड्स क्या का मतलब क्या होता है ना। कि हम क्या यस सर, क्या यस चीज सर। होती है, लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, दैट्स इट, ये मेन। ठीक है तेजस सर। आपका कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ लक्ष्मी कोई और क्वेश्चन? सर वन और क्वेश्चन सर, जैसे अभी उस दिन आपने एग्जांपल दिया, वो 0.0 समथिंग कुछ था ना सर, एक्चुअली मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। 20 यस सर, 20 का जो सर एग्जांपल दिया था सर, वो उसमें मैं डाल सकती हूँ ना? हाँ हाँ डाल सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। तेजस कोई क्वेश्चन? तेजस एनी क्वेश्चन? No, sir, nothing, sir. ओके ओके अच्छा ठीक है। सो टुडे विल टॉक अबाउट आइटम एनालिसिस। इट इज बेसिकली रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, हाउ यू चूज आइटम, है ना। कैसे आप एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट कैसे डेवलप करते हैं, उससे रिलेटेड होता है। सो उसी के बारे में बात करूंगा। लेट्स स्टार्ट। लेट मी फाइंड दिस। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी क्या मैंने? आई थिंक है। जी कर दिया आपने। हम्म, ठीक है। तो अब मैं पीपीटी निकाल लेता हूँ, मेरे पास थी। रिसर्च मेथडोलॉजी ये तो आपको करा दिया मैंने। ओके देन these are the things, basic statistical concepts. Statistics. Principle of test constructions. Right, हाँ ये
किसी को पता है व्हाट इज आइटम एनालिसिस? एनीवन? ये हमारा सिलेबस है, ठीक। सो इस सिलेबस में आप देख रहे हैं। हाँ, आइटम मतलब जो टेस्ट में क्वेश्चंस या फिर स्टेटमेंट्स होते हैं वो उनके राइट कौन राइट सा राइट एनालिसिस राइट। देने। हाँ, तो वो कैसे चूज करते हैं? तो आइटम देखो, टेस्ट कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं। आइटम एनालिसिस, कॉन्सेप्ट, मेथड एंड ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी एंड नॉर्म्स। तो टेस्ट के कॉन्सेप्ट में आई थिंक आप ही ने पूछा था ना रिलायबिलिटी वैलिडिटी, तो अभी हम यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा, है ना। तो टेस्ट कंस्ट्रक्शंस में कैसे हम एक टेस्ट कैसे बनाते हैं, पर्सनालिटी क्वेश्चनर आपने देखा होगा, सारी चीजें देखी हैं। तो हाउ वी क्रिएट ए टेस्ट, सो वो हमें क्या कहते हैं, उसमें आइटम एनालिसिस कैसे होती है, क्या होती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अभी, है ना। ठीक है, तो दिस इज अबाउट टेस्ट कंस्ट्रक्शन। तो अब एक चीज जो अभी तक मैंने की, आपसे बात की, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स, राइट। तो मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, राइट। द रीजन इज बिकॉज इफ यू कैन नॉट मेजर, है ना, यू कैन नॉट डू एनी स्टडी, है ना। देन इट विल बिकम्स वेरी सब्जेक्टिव कि कोई कुछ भी बोल रहा है एंड दैट, तो दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड। So everything we do begins with the measurement, whatever it is we want to study. If you want to study something, you have to measure. Is it right? अगर आप नहीं मेजर कर सकते हैं, so you cannot like you cannot study. तेजस, हिंदी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है? Okay, I think Tejas is not there. No, sir, I didn't get the question again. I was thinking question क्या था? I said हिंदी में, हिंदी इंग्लिश मिक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Actually, it's no problem, sir. You can continue. Okay. Okay. So the thing is, the definition of measurement is the assignment of numbers to the objects. Like if you are assessing OCD, obsessive compulsive disorder, suppose. So you have to measure how much OCD the person has, though it is difficult thing, as we know. Psychological assessing, measuring psychological concept has some or other kind of problems, different kind of problems we have, like face, as we have, like we discussed earlier also, yani, in the class. I think last class it was. So measurement is the assignment of numbers to objects. Suppose someone has OCD, so you want to measure it. So what you will measure? Suppose the person has checking compulsions, कि वो बार बार जाके चेक करता है लॉक ओपन है या नहीं है, कहीं खुला तो नहीं रह गया, that kind of thing. So we have to measure the frequency. Then only you can assess, like 10 times, 20 times, 30 times, whatever time he check or she check it. So that is what we we understand when it comes to measurement. So how you measure it? If you cannot measure, you cannot study anything. So example, like when you use personality tests such as the EPQ, 16PF, there are other questionnaires also to obtain the measure of extroversion, how outgoing someone is. So we are measuring the personality characteristics by assigning a number to an object. So assigning a number. 1 minute. Someone is trying to join. So we are measuring that personality characteristic by assigning a number to an object. So we assign some numbers, then only we can, like EPQ, if you want to like assess extroversion, yani extroversion. So there are some questions, 2, 3, 4. So आप उन questions के answer करते हैं, and then you calculate the number, how many right or wrong answers
uh, are there. So that is what like we do, and depending on the score, we say that the person is extrovert, introvert, or neurotic, or psychotic, whatever it is, we say. तो that is an example. So ये चीजें हम लोग करते हैं. अब स्किल्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. So nominal scale, ordinal scale, interval scale, and ratio scales. These like we have discussed, so we are not going into that detail. And why is level of measurement is important? Reason being, what kind of statistical analysis you will do, what kind of like statistic will be appropriate, that you will decide depending on level of measurement, कि आपका level of measurement जो आपका है वो कौन सा है, कि किस फॉर्मेट में आपको डेटा मिल रहा है. ठीक है. Then help you decide how to interpret the data from the variable, and how you will interpret the data of that variable. So nominal measurement, है ना? And then nominal measurement we have already discussed, so we are not going into that. Ordinal, and then आपका आएगा interval, and then after that you will have ratio scale. So already we have discussed these scales day before yesterday, on Saturday, I think. So सो अब हम आएंगे कि आगे का टेस्ट आइटम जो हमें डिस्कस करना है. तो सबसे बेहतर आपको जो होता है वो नीचे से अगर हम देखें, वो यहाँ पे है नॉमिनल, उससे बेटर है ऑर्डिनल, देन इंटरवल आएगा, एंड देन रेशियो स्केल आएगा. सो इस तरीके से कैटेगरीज में आप समझ सकते हैं जब उनकी बात आती है. सो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, बिकॉज वी आर टेस्ट कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज द हिस्ट्री? लेट्स टॉक अबाउट इट ब्रीफली. तो साइकोमेट्रिक्स बोलते हैं इसको, जो हमारा टेस्ट कंस्ट्रक्शंस और इन सारी चीजों में हम जो ब्रांच होती है जो डील करती है. तो द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द डिजाइन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेस्ट for the measurement of the psychological variables such as intelligence, aptitude, and personality traits is called as psychometrics. Right? What is psychometric test? A test is a standardized procedure of sampling behavior, describing it using scores and categories. Like what you do is like you observe people, है ना? In your clinical interview also, when you are taking an interview of anyone, so आप क्या कर रहे हैं, उसके behavior को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आंसर्स क्या दे रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें आप करते हैं, है ना? तो सिमिलरली जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की, तो वहां पे भी तो हम यही कर रहे हैं. वहां पे भी हम यही चीज तो कर रहे हैं, कुछ और नई चीज तो नहीं कर रहे हैं. क्योंकि आप बस इतना फर्क है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं, है ना? आप उसको वो भी कर रहे हैं, आप उसको क्वांटिफाई भी कर रहे हैं. तो ये चीज हो जाती है, और उसको मतलब एक बिहेवियर का एक सैंपल आप उस टेस्ट के थ्रू ले रहे हैं. और उसके बेस पे जो स्कोर आपका आ रहा है वो आप उस स्कोर को क्या करेंगे, कैटेगराइज कर देते हैं. सपोज 20 का स्कोर आ रहा है तो वो माइल्ड हो सकता है, 30 का आ रहा है तो वो मॉडरेट हो सकता है, 40 आ रहा है तो वो सीवियर या प्रोफाउंड की तरफ जा सकता है. तो दैट काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन आल्सो वी डू, दैट इज इन एवरी टेस्ट. जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट आप यूज करोगे ये डिफरेंट कैटेगरीज में हो जाएगा, जैसे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिक, साइकोटिक जो अभी हमने बात की, तो उस तरीके से भी हो सकता है. तो मोस्ट ऑफ द टेस्ट are predictive of some non-test behavior interest. Most of the tests are norm-referenced, predictive of some non-test behavior of interest, and most tests are non-referenced. Non-reference, they describe the behavior in terms of norms gathered from the large group of the subtest, जिसको हम बोलते हैं standardization. Suppose you all are between the age of, you can say 20
25, 26 to 35 के बीच में सपोज हमने मान लिया कि सारे लोग हैं, तो अगर मैंने कोई टेस्ट डेवलप करना है फॉर 25 to 35 एज ग्रुप, सो फर्स्ट आई हैव टू डू दैट टेस्ट on that age group, maybe on 1,000 people to 2,000 people or more than that, on males, females from different age background, so different educational backgrounds, so जिससे कि हमारे पास एक डेटा आ जाए। अब जब हम वो टेस्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन जो 25 to 35 के बीच का उस पर करेंगे, तो उसका जो डेटा आएगा, जो जिसको स्कोर्स हम बोलते हैं आमतौर पे, जो हम क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज करते हैं, तो उसको हम मैच कराते हैं जो डेटा हमारे पास है। इसीलिए जब आप कोई टेस्ट का मैनुअल देखते हैं, वहां पे नॉर्म्स दिए होते हैं। तो नॉर्म्स कुछ और नहीं है, नॉर्म्स स्टेटिस्टिकली हम इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि क्या जो डेटा हम अभी अपने क्लाइंट से या पेशेंट्स, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, से आया है, क्या वो और लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा है, कम है, या एवरेज में आ रहा है। तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, कि उसमें आप नॉर्म्स डेवलप, उसी को हम नॉर्म्स बोलते हैं। तो आपके पास जो डेटा आया उसको आप कंपेयर करते हैं जो डेटा आपके पास में है, वही मैनुअल में दिया होता है आपके, है ना। तो अब पहला पॉइंट आई थिंक छूट गया था हमारा। मोस्ट ऑफ द टेस्ट आर प्रोडक्टिव ऑफ सम नॉन टेस्ट बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट। सो नॉन टेस्ट बिहेवियर मींस, एक तो आपने टेस्ट के ऊपर किया, उसको हमने स्टैंडर्डाइजेशन या नॉर्म्स टेबल थी, उससे हमने कंपेयर किया कि भाई इसका जो आईक्यू है वो माइंड लेवल का आ रहा है, माइंड लेवल ऑफ रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आ रहा है। तो वो हमें क्या बताता है? वो बताता है हमें कुछ नॉन टेस्ट बिहेवियर। टेस्ट पे जो आया वो आया, वो टेस्ट बिहेवियर तो हमने लिया, उसके बेस पे हमने स्कोरिंग की, बट इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नॉन टेस्ट बिहेवियर, मीन्स वो रियल लाइफ में क्या कैसा होगा। अगर माइंडली रिटार्डेड है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आर माइंडली रिटार्डेड, तो द पर्सन क्या क्या कर पाएगा और नहीं कर पाएगा वो भी बताता है। दैट इज, and that is the purpose, otherwise test is not useful, है ना। सो नॉन टेस्ट बिहेवियर की और इंटरेस्ट के बारे में प्रिडिक्ट करता है वो, कि कैसा होगा पर्सन। इंट्रोवर्ट आया आपके टेस्ट के ऊपर, तो दैट इज ए टेस्ट बिहेवियर, टेस्ट पे उसने जो आंसर्स दिए ज्यादा सारा चीज दी। लेकिन अगर एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट आया है, तो हाउ दैट पर्सन विल बी इन रियल लाइफ, दैट इज ए नॉन टेस्ट बिहेवियर। सो उसके बारे में प्रिडिक्शन आता है यहाँ से। क्लियर है इतना? इज इट क्लियर? Yes, yes, sir. तो 2 पॉइंट हो गए। सम टेस्ट आर क्राइटेरियन रेफरेंस, द ऑब्जेक्टिव इज टू सी द सब्जेक्ट कैन अटेन सम प्री स्पेसिफाइड क्राइटेरियन, कि एक क्राइटेरिया है ना। तो देयर आर सम टेस्ट जिनका एक क्राइटेरिया है, रेफरेंस क्राइटेरिया रेफरेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज इनटू सी द सब्जेक्ट कैन अटेन सम प्री स्पेसिफाइड क्राइटेरियन। कि अब क्या हुआ कि आपने एप्टीट्यूड टेस्ट किया और मैंने ये मान लिया कि भाई अगर कोई मैकेनिकल टेस्ट है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट करना है, तो मैकेनिकल टेस्ट पे जो लोग 7, 8, 9 10 स्कोर लेके आएंगे, 9, 10, वो एबव एवरेज होंगे। तो ये क्राइटेरिया ऐसे नीचे रह जाएंगे, तो वो एप्टीट्यूड उनके अंदर कम है। तो देयर इज वन क्राइटेरिया, ठीक है, दैट इज क्राइटेरियन बेस्ड आप कह सकते हैं। Then we'll talk about brief history. Continue. Testing for proficiency dates back to 200 BC, है ना, before Christ, when the Chinese emperor used grueling tests to assess the fitness of the office for office. So there are some or other kind of tests. So we are not going to relative line. Actually, I don't know also. So that both the things are there. And then जो Western history start होती है, जो Western psychology का, that starts from Francis Galton. तो modern psychometric dates Sir Francis Galton, Charles Darwin's cousin, and he was very much influenced by the Charles Darwin. So interested in individual differences and their distribution, कि लोगों में एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, how they are different from each other, यानी individual differences, how like one person is different from other. 1884 18 to 1890
tested 7,000 individuals on height, weight, size of accessible body parts, behavior, hand strength, visual acuity, reaction time, etc. तो बहुत सारे behaviors को, physical characteristics को he has like studied. Demonstrated that objective tests could provide meaningful scores. So उन्होंने ये demonstrate किया कि भाई कुछ जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, हाइट, वेट, इन सारी चीजों से हम बहुत सारी चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड. देन जेम्स कैटल फर्स्ट यूज द टर्म मेंटल टेस्ट इन 1890. 1890 में पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ये यूज किया कि मेंटल टेस्ट वर्ड यूज किया, जिसको हम आजकल साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं. हिज टेस्ट वर in the brass instrument tradition of Galton, mostly motor and equity test. So basically इन्होंने वोंट और गाल्टन के साथ में पढ़ाई की. सो अकॉर्डिंगली इनके भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उनके जैसे ही थी. फाउंडेड साइकोलॉजिकल रिव्यू, और इन्होंने साइकोलॉजिकल रिव्यू नाम का जर्नल स्टार्ट किया. देन मोस्ट नोन एंड स्टिल लाइक वी यूज द टेस्ट, मतलब developed by Alfred Binet. Definitely, that's not a similar form, but name is also here like Alfred Binet, Binet Kamat, Binet Kulshrestha, and Binet test of IQ. So all those things like we use still use. So good enough. The Galton's approach was like inferring the nature of genius from the nature of the stupidity of the qualities of water from those of hydrogen and oxygen. So ये गुड इनफ ने ऐसा बोला कि भाई जो जो गॉल्टन की जो अप्रोच थी, बेसिकली दैट इज मोर फोकस ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स and how you can remember, because Galton, Francis Galton was very much influenced by the Charles Darwin and the scientific studies, but that is not, you cannot study human behavior like chemistry, like water has two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen. That kind of thing you cannot do in human behavior, because that also depends on the human and the environment. Like the same person is behaving differently in classroom, and in at home uh, he's he is like behaving in a different manner. तो ये डिफरेंस, सो आप ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट गुड इनफ सेड. तो अल्फ्रेड बेरी 1905 introduced the first modern intelligence which directly tests the higher psychological process, real abilities and practical judgments. So इनका जो टेस्ट था तो रियल एबिलिटीज से लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑन दोस थिंग्स लाइक मेंटल प्रोसेसेस को असेस करने के लिए बनाया. And before that, Galton and other people, they are more focused on physical characteristics. है ना? So that is picture naming, rhyme production, weight ordering, question answering, word definition. Also motivated IQ, mental age divided by chronological age. है ना? तो इन्होंने IQ का फॉर्मूला लाइक MA/CA/100 वाला फॉर्मूला भी दिया. तो रियल अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो दैट स्टार्टेड विद अल्फ्रेड बेने. और अभी भी इनके इनके IQ के जो टेस्ट हैं इन ए डिफरेंट फॉर्म, लाइक दे आर आल्सो रिवाइज्ड टाइम एंड टाइम अगेन, तो वो हम अभी भी यूज करते हैं. नेक्स्ट आता था राइज ऑफ साइकोमेट्रिक्स. लुइस टर्मन, इनका नाम भी शायद सुना होगा, प्रोड्यूस द मेजर रिवीजन ऑफ बिने स्केल. तो लुइस टर्मन ने बिने स्केल्स जो अल्फ्रेड बिने ने बनाए थे उनके रिवीजन्स किए. रॉबर्ट्स यर्क्स convinced US गवर्नमेंट टू टेस्ट 1.75 मिलियन आर्मी रिक्रूट्स. उन्होंने कहा कि आर्मी के जितने भी रिक्रूट्स हैं उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए रिक्रूट करने से पहले. पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन factor analysis emerged and making other aptitude and personality tests. ये आज की डेट में भी अगर आप आर्मी में देखें, इवन इन इंडिया एसएसबी होता है ना, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो होता है इनका एग्जामिनेशन लेता है, इंटरव्यू लेता है, वहां पे टीएटी, टीम वर्क, इन सारी चीजों के बारे में लाइक इनको इनको असेस किया जाता है. सो दैट इज हाउ. एंड इवन जितने भी टेस्ट हैं हमारे एग्जामिनेशन हैं फॉर जॉब्स,
There they ask, depending on the job, they see your decision making ability, your clerical ability, your mechanical ability, your reasoning ability, all those things they check. ठीक है, तो वाई आर साइकोमेट्रिक टेस्ट यूज, प्रिडिक्ट जॉब परफॉर्मेंस क्यों यूज कर सकते हैं? जॉब की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए। कि जैसे मैंने बोला कि भाई अगर मुझे किसी जॉब के लिए रखना है तो आई शुड नो कि किस तरह का काम मेरे पास है, और किस तरह का पर्सन मुझे चाहिए, और उसमें वो एबिलिटी कितनी है। टेस्ट गिव्स ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, कि वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। एंड मेजरिंग पोटेंशियल रेदर देन अटेनमेंट, कि उसके अंदर पोटेंशियल क्या है, क्या वो उसने अचीव कर किया हुआ है, वो नहीं, उसके अंदर पोटेंशियल क्या है, वो कितना अचीव कर सकता है, वो हमें पता लगता है। फ्री फ्रॉम कल्चरल बायसेस, कि अगर आपने देखा नहीं ये तो वहाँ का, ये क्या कहते हैं, ये पर्सन इस स्टेट का है, ये यहाँ का है, तो ये ऐसा होगा, दैट काइंड ऑफ थिंग इज रिमूव, दैट इज कल्चरल बायसेस और प्रेजुडिसेस दैट वी ऑल हैव। सो डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट, इसीलिए गवर्नमेंट टेस्ट लेती है कि भाई जो टेस्ट में जिसके मार्क्स बेहतर आएंगे वही उसी को जॉब मिलेगा, है ना। तो प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, समझना है। ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरियन एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस, कि भाई किस तरीके से आप उसको एडमिनिस्टर करते हैं उसके बेस पे आप डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरियन ऑफ स्कोरिंग, स्कोरिंग आप कैसे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरियन टाइम लिमिट, यानी टाइम लिमिटेड स्पीड टेस्ट और नॉन टाइम लिमिट। ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन फॉर नेचर ऑफ कंटेंट आइटम, किस तरह का कंटेंट आपका है उस पे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टिव या पेपर पेंसिल। ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ पर्पस और ऑब्जेक्टिव, की आपका पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो लेट्स सी डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, टाइप्स ऑफ टेस्ट, दे ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन, यानी इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट। देयर आर सम टेस्ट दैट यू कैन डू इन ग्रुप्स, there are some tests that you cannot do in groups, you have to do it individually, like IQ tests you should do or you will do in most of the tests or individual tests। तो ये होता है ग्रुप टेस्ट में। और कई सारे टेस्ट होते हैं जो आप ग्रुप में कर सकते हैं, जैसे सेट दिया है, GRE दिया है, सब कुछ है, MMPI, वेज, ये सारे आपके जो IQ टेस्ट हैं या पर्सनालिटी टेस्ट हैं, ये आप इंडिविजुअली करते हैं। Now, on the basis of the criterion of the scoring, objective personality test and projective personality test. Projective में आपका TAT, रोसाक आ जाता है, objective में आपका MMPI, Eysenck personality, 16 PF. They are the objective tests. तो objectivity and subjectivity, objective and projective tests आ जाते हैं। तो इनके बेस पे भी कि किस तरह की स्कोरिंग है, उसके बेस पे आप टेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। एंड देन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी बुक में कुछ, किसी बुक में सिर्फ आपको सीधे लिखा टाइप ऑफ टेस्ट, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव, किसी में लिखा हुआ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो डोंट बी कंफ्यूज, डिपेंडिंग ऑन, बिकॉज दीज आर द क्राइटेरिया दैट वी मेड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस द टाइप्स ऑफ टेस्ट आर लाइक दैट। सो दूसरा है द बेसिस ऑफ द क्राइटेरियन टाइम लिमिट। तो स्पीड टेस्ट, जहाँ पे आप स्पीड देखते हैं कि 1 मिनट में पर्सन कितना कर लेता है, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट है, वहां पे मोस्टली टाइम लिमिट होता है कि आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं विद इन 3 मिनट 4 मिनट, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट। सब टेस्ट यू हैव टू कंप्लीट दैट टेस्ट, ठीक है, जितना भी कर सकते हैं उसके बाद आपसे ले लिया जाएगा, दैट इज ए स्पीड टेस्ट। एंड पावर टेस्ट क्या है, कि आपका पोटेंशियल कितना है पूरी तरीके से वो समझने से। जैसे आपका कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जहां पे आपको पावर टेस्ट होते हैं। पावर टेस्ट मतलब ये देखना है कि आपके अंदर कितना एबिलिटीज है ना। देर इज ए नो टाइम लिमिट काइंड ऑफ थिंग। तो आपके अंदर ये देखना भाई कि अब जैसे पर्सनालिटी टेस्ट है तो उसमें टाइम लिमिट नहीं, बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न आपकी स्पीड क्या है, वी आर कंसर्न दैट हाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव। सो पर्सनालिटी टेस्ट दे कैन बी, और समटाइम एबिलिटी टेस्ट वो भी आपका होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरियन ऑफ द नेचर ऑफ कंटेंट, किस तरह का कंटेंट है आपका, वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस, नॉन लैंग्वेज। तो वर्बल टेस्ट जहाँ पे क्वेश्चनिंग है, रीडिंग, राइटिंग, समथिंग लाइक दैट। नॉन वर्बल जहाँ पे लैंग्वेज का यूज नहीं है, जैसे SPM अगर आपने देखा होगा, SPM, RPM, दीज आर द नॉन वर्बल टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट जहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, जैसे ब्लॉग डिजाइन और समथिंग लाइक दैट, है ना। नॉन लैंग्वेज टेस्ट दे डोंट डिपेंड ऑन एनी फॉर्म ऑफ रिटन। एक टेस्ट होता है SFBT, देखा है, बहुत बेसिक टेस्ट है, या पता है किसी को?
Segment form board test. नो सर। ब्लॉक्स होते हैं, बच्चों का आईक्यू असेस करते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उनको ब्लॉक्स को हम देते हैं, उनको फिट इन करना होता है, तो दैट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। परफॉर्मेंस टेस्ट भी आप उसको बोल सकते हैं, तो नॉन लैंग्वेज या परफॉर्मेंस टेस्ट, है ना। नॉन वर्बल भी कुछ इसी तरीके से चीजें होती हैं, तो मेनली अगर आप देखें तो वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं इन चीजों को ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन ऑफ पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स, है ना। क्या किस तरह की भाई कितने टाइप्स के होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस की क्या आप असेस करें उसके बेस पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, तो दीज आर द थिंग्स, जो ये सारी चीजें हैं जो हमारे टाइप्स ऑफ टेस्ट में आते हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो सर। तो नो सर। ओके ओके, तो इतना समझ में आ गया कि टाइप ऑफ टेस्ट क्या होते हैं, बेसिक हिस्ट्री क्या है, ऑल दोस थिंग्स। यस सर। ठीक, तो अब हम आते हैं कि ये टेस्ट बनते कैसे हैं, बिकॉज यू कैन ऑल्सो क्रिएट ए टेस्ट, है ना। तो हाउ द आइटम्स आर सेलेक्टेड, कैसे हम रिलायबिलिटी, वैलिडिटी क्या कहते हैं एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे हम स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं टेस्ट को, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो पहली चीज आती है आइटम राइटिंग। भाई आइटम एनालिसिस था आपके आपके सिलेबस में है, तो उससे पहले हमें समझ पड़ गया एनालिसिस तो आप आइटम की तब करोगे जब आपका आइटम आपके पास होगा। तो सब पहला स्टेप आता है आइटम राइटिंग। ये आपको आइटम्स, यानी आइटम्स क्या है, जो क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर पेपर पेंसिल टेस्ट की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आइटम राइटिंग इनको हम बोलते हैं। तो क्या है, व्हाट आर आइटम्स, आइटम्स का मतलब क्या, आइटम्स का मतलब ये है अगर हम देखें तो फॉर द टेस्ट टू बी साउंड द आइटम मस्ट बी गुड। मतलब मैं अगर भाई जो आप कर रहे हैं, जो टेस्ट जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आइटम आपके ठीक नहीं है तो वो मेजर नहीं करेगा ठीक से ना। बीन 1953 डिफाइंस आइटम एज ए सिंगल टास्क or question that usually cannot be broken down into smaller units। तो आइटम या टास्क क्या हुआ, इस सिंगल टास्क किसको बोलेंगे हम, जिसको हम और ज्यादा बेसिक लेवल पे ब्रोकन डाउन ना कर सके, है ना। तो दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू ए स्मॉलर यूनिट्स, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट यू कैन से, तो उसको हम आइटम बोलेंगे। An arithmetical or manipulative task, a mechanical puzzle, like why sleeplessness, may also be an item of test। कि जैसे डिप्रेशन की इन्वेंट्री है तो वहां पे क्या होता है, गोया कि भाई आपको नींद आती है कि नहीं आती है, नींद आती है क्या या नहीं आती है, जो भी है। तो अब इसको आप और ब्रेक डाउन कैसे करोगे, इसको किसी और तरीके से पूछ सकते हैं क्या, नहीं, या तो नींद आती है या नहीं आती है या डिस्टर्ब है, लेकिन स्लीपलेसनेस को तो आप और ज्यादा नहीं कर सकते ब्रोकन डाउन। तो उसी तरीके से उसको हम आइटम बोलते हैं। तो ये एंड non-daily refer to items as the lowest common denominator of a test, जो टेस्ट का सबसे छोटा पार्ट है, विच इज स्कोर, जिसको हम स्कोर करते हैं। अगर वो क्वेश्चन राइट हुआ तो उसको हम क्या करेंगे, कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, 0 1 2 वट एवर इट इज, तो उसको कुछ मार्क्स मिलते हैं वहां पे। तो इस तरह से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। Then we are coming to the characteristics of good items। गुड आइटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहली चीज जो भी है वो पढ़ने में समझ में आना चाहिए। तो देयर शुड बी नो एम्बिग्युइटी while phrasing items regarding its meaning। तो इट इज नॉट लाइक कि आपका जो आइटम है, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या आइटम है,
वो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए कि आप पूछ कुछ और रहे हैं, उसका मीनिंग कुछ और समझ। बिकॉज समटाइम इट हैपेंस कि सपोज इन वन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश बेसिकली हम इंग्लिश को ही ले लेते हैं, एंड देर इज रिटन समथिंग जिसका मीनिंग मैं कुछ और निकाल रहा हूँ, आप कुछ और निकाल रहे हैं, तो वो बेटर आइटम नहीं है, बिकॉज दैट में कन्वे डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। सो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आई ये बात? यस। तो आइटम का जो मीनिंग है वो हमारा एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट थिंग, द आइटम शुड नॉट बी टू इजी और टू डिफिकल्ट। अब एकदम इजी या एकदम डिफिकल्ट भी नहीं होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आइटम जो है आपका पूरी तरह बहुत ही इजी है कि हर कोई उसका आंसर दे ले रहा है, या कोई भी उसका आंसर नहीं दे पा रहा है। तो ये आइटम एनालिसिस में करेंगे कि इसको हम कैसे क्या कहते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं कि आइटम डिफिकल्ट है या इजी है, राइट? देन इट शुड हैव डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। इसमें डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होनी चाहिए, दैट्स इट मस्ट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज हु possess a trait, those who do not। तो अब अगर सपोज आप एक्सट्रोवर्जन, जो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, सपोज एक्सट्रोवर्जन आपको असेस करना है ना? तो अगर आप एक्सट्रोवर्जन असेस कर रहे हैं, तो जो एक्सट्रोवर्ट है और जो इंट्रोवर्ट है या जो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, उनको क्लियरली डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं होगा, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, तो वो अच्छा आइटम नहीं माना जाएगा। जैसे कि एक तो ये, जैसे एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, वो लोगों से मिलना जुलना बात करना उसको ज्यादा पसंद होता है, लेकिन इंट्रोवर्ट भी तो बात करता है, ऐसा तो नहीं। हाँ, उनके लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, लिमिटेड एक्टिविटीज होती हैं, आउट गोइंग एक्टिविटीज, लेकिन उनकी भी होती हैं। तो ये कहना, अगर हम दोनों से एक क्वेश्चन करें जो डिफरेंशिएट ना करें इन दोनों एक्टिविटीज में, तो वो अच्छा आइटम नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं दोनों से पूछूं कि आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं क्या, तो अच्छे फ्रेंड्स इंट्रोवर्ट के भी और एक्सट्रोवर्ट दोनों के होते हैं, होंगे ही मोस्ट। तो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट को। लेकिन अगर मैं ये पूछता हूं कि क्या आपको बाहर जाकर घूमना फिरना, लोगों से मिलना पसंद है, या इंडोर एक्टिविटीज आपको ज्यादा बेहतर पसंद है, तो ये आपको डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट को आउटडोर एक्टिविटीज में दैट पर्सन टेक्स इंटरेस्ट, एंड इंट्रोवर्ट इज मोस्ट लाइकली टू लाइक रिमेन इन इंडोर एक्टिविटीज ज्यादा पसंद करता है, बट ही गोज आउट ऑल्सो। ऐसा नहीं कि नहीं जाते इंट्रोवर्ट। सो बट व्हाट यू लाइक मोस्ट, लाइक इंडोर एक्टिविटीज और आउटडोर एक्टिविटीज, so that will give you the right information. So in a similar manner, it should be should have discriminating power, कि भाई डिस्क्रिमिनेट करना उसको आना चाहिए। It should measure the significant aspect of the knowledge or understanding. So when you have like introvert and extrovert thing, so there is proper theories based on the basis of the theories you say that introvert or extrovert. So what are the characteristics? क्या होता है, क्या आइटम होगा, वो भी। तो इट शुड मेजर द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज। तो जो कॉन्सेप्ट है उसको मेजर करना चाहिए। इट शुड नॉट इनकरेज गेस वर्क बाय द सब्जेक्ट। इट शुड नॉट अभी लाइक गेस वर्क कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, नॉट दैट काइंड ऑफ। दैट इज व्हाई व्हेन वी गिव सर्टेन टेस्ट, so we say like 16 pf, so there are kind of yes no sometimes, है ना? So, and then we also say, read the sentence and imagine what will suit you best, and try to avoid some time indifferent, है ना? That kind of answers. So we say in certain tests, we say that also. Whatever comes first in your mind, that you have to answer. And if you don't like both the options, so try to find out which one you will like most. So that kind of instructions are also there in these type of tests.
It should not increase, तो guess work नहीं होना चाहिए. It should not present any difficulty in reading. So, and ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं तो पर्सन, मान लिया आपने हिंदी में कोई टेस्ट डेवलप किया और इन इंग्लिश एंड यू हैव यूज्ड लाइक सच ए लैंग्वेज जो कॉमन, जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोस वर्ड्स. सो दैट वी शुड अवॉइड. वी शुड यूज द लैंग्वेज जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, वर्ड्स जो सभी के डे टू डे यूज में है. It should not be much that its meaning is dependent on another item, or it can be answered by referring to another item. So suppose there are 100 questions, so it is not like one question, number one question is dependent on like number five question is dependent on number one. Whatever you said in number one, ask question number one, and that is again repeated, or the related question is there in number five. So all the item must be independent. They are not. They should not be dependent on each other. तो ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है कि आप किसी को दूसरे क्वेश्चन को रिफर करके आप पूछ रहे हैं, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए. तो टाइप्स ऑफ आइटम कि अगर हम बात करें कितने टाइप्स के आइटम्स हो सकते हैं. ऐसे आइटम्स यानी फ्री आंसर आइटम. अब ऐसे क्वेश्चंस यू नो कि यू हैव लाइक प्रॉपर लाइक प्लेस टू राइट. आपके पास पेजेस हैं, पेन है, एंड यू आर फ्री टू राइट वॉट एवर यू कैन राइट. जस्ट लाइक अगर हम देखें जैसे टीएटी है, तो टीएटी में क्या है, यू शो सम कार्ड्स एंड यू टेल देम टू राइट द स्टोरीज. So that is kind of essay items. So essay items is one in which the examinee relies upon the memory and past associations to answer the question in a few words only, and they are most appropriate for measuring higher mental process such as synthesis, yani how they synthesize the information, analysis, evaluation, how they organize information, how they criticize the certain things. So वो सारी चीजें, तो ऐसे मीन्स ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, जो हम लोग एग्जाम्स में सुनते चले आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं. ऑब्जेक्टिव आइटम्स और न्यू टाइप ऑफ आइटम्स. द ऑब्जेक्टिव or new type items is one where there is only one fixed correct answer, like MCQs, right? So they are objective items. An objective or new item type is one wherein there is only one fixed correct answer, which either the examinee gives on his own or he is required to select from among a given. तो या तो MCQs हैं या उसमें आपको एक आंसर एक वर्ड में देना है. That kind of things are objective items or new types of items. अब ऐसे आइटम्स जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप. You know these things. Short answer essay is item one where the examiner supplies the answer in one or two lines and usually concerned with one central concept जो हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं. शॉर्ट आंसर आते हैं क्योंकि दो तीन लाइन में आपको लिखना होता है कि what it is. And long answer type or extended answer essay type question is one where the examiner's answer comprises several sentences, यानी कई सारे हो सकते हैं. Such an item is usually concerned with more than one central concept. तो उसमें कई सारी चीजें होती हैं. सपोज आपसे पूछा गया कि आपसे पूछा गया कि सिर्फ इतना पूछा गया शॉर्ट आंसर में, व्हाट इज आइटम एनालिसिस. तो दैट इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. एंड अगर क्वेश्चन आ जाए, प्लीज एक्सप्लेन द steps involved in item analysis or involved in test constructions. So आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया. तो अब देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ ऐसे आइटम्स क्या हैं. वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ड्रॉबैक ऑफ सच ऐसे आइटम इज दैट मार्किंग इज हाईली अनरिलायबल. कि एक ही क्वेश्चन के आंसर में एक पर्सन उस 10 में से 8 दे रहा है, एक 10 में से 7 देगा, एक 10 में से 6 देगा, एक 10 आउट ऑफ 10 दे देगा. तो अब इसकी मार्किंग करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है. तो इट वेरीज फ्रॉम स्कोरर टू स्कोरर, समटाइम्स विद इन द सेम स्कोरर when he asked to evaluate the answer at different time intervals. So reliability of scoring becomes less. It takes a longer time to score easy items because of the length of the answer and the score is required to read each line very carefully. तो time ज़्यादा लग सकता है.
Despite this, ऐसे items are popular measurement of education achievement in classroom. तो ये क्लासेस में हम लोग इस तरह के टेस्ट या हमारे एग्जाम्स में इस तरह के टेस्ट हम लोग यूज करते हैं. And then let's find out how to write essay item. So in order to write good essay item, the following suggestion must kept in mind. क्या क्या है? An essay item must contain explicitly defined problem. कि भाई जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो बहुत क्लियर होना चाहिए कि लाइक आई वांट टू आस्क क्वेश्चन द स्टेप्स इन आइटम एनालिसिस. सो बहुत क्लियर होना चाहिए. एंड इफ आई आस्क यू एक्सप्लेन आइटम एनालिसिस, सो अब उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो. अगर मैं बोलता हूँ राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन आइटम एनालिसिस, देन यू विल राइट दैट स्टेप्स ओनली. इफ आई आस्क डिस्क्राइब ऐसे आइटम, sorry, describe the item analysis, then you have to write everything. An essay item must contain explained defined problems. It must contain such problem whose answer are not very wide. मतलब आपने लिमिट कर दिया when you said the steps of the item analysis. Essay item must have a clear cut direction or instruction for the examinee. बिल्कुल clear cut instructions की क्या लिखना है. Sufficient time should be allowed in the constructions of the essay item. It is essential that are carefully worded and ordered so that they are interpreted in the same way by all. तो ऐसा ना हो कि आप अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट कर लें कोई भी. In scoring the responses of the essay items, the emphasis should not be placed on factual information, rather than a great emphasis should be given to the presentation of thought, ideas in a coherent manner, critical evaluation, and the final judgment of the examinees. So यहाँ पे फोकस क्या होता है? फोकस ये होता है कि फैक्ट जो हमारी जो इंफॉर्मेशन हमारा क्योंकि रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, सो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, किस मैनर में कैसे उसको उसने इवेल्युएट क्रिटिकली इवेल्युएट किया है. क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार, क्रिटिकली इवेल्युएट द प्रोसेस ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन. सो कैसे उसको किया है और उसने अपना व्यू क्या डाला है उसके अंदर लिखा है. तो दैट शुड बी द फोकस व्हेन यू आर लाइक assessing that person. There are two general methods of scoring the responses of essay item: the sorting method and point score method. Sorting method is in the sorting method, the answer sheet of the examiner are first sorted into different groups according to the fairness and answers. ये आंसर्स कैसे दिए हैं, कैसा साफ सुथरा लिखा है नहीं लिखा है, and then उसको आप कैटेगराइज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, वन ग्रुप में बी डेजिग्नेटेड एज द बेस्ट आंसर ग्रुप, another better answer group, and still another the poor answer group. After this, the scorer assign the weightage to be given to each group accordingly. कि आप उसको देख लेते भाई किसको हमने दिया, कि किसको मान लिया 10 नंबर का क्वेश्चन है तो वो बच्चे या वो लोग जिनको क्या कहते हैं 1 2 3 देना है हमें, किनको हमें 3 to 5 आंसर देना वो देना है स्कोर्स की कैटेगरी में आएंगे, कौन से इसमें 5 to 7 में आएंगे, कौन 7 8 9 10 में आएंगे. सो दैट काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू एंड देन वी कैन स्कोर. The advantage of sorting method is the scoring is done quickly and chances for erratic marking are reduced. तो कम हो जाता है कि आप किसी को ज्यादा दे दिया किसी को कम दे, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाता है आपके दिमाग में. The point score method a grading key consisting of correct answer and the points to be assigned prepared beforehand the scorer. The scorer has only to compare the answer of the examinee with the answer or responses of the graded key and assign points. So सपोज ऐसे क्वेश्चन है तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए उसका हमारे पास एक है कि क्या आइडियल आंसर है, एंड बेस्ड ऑन दैट एंड क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी तो व्हाट हाउ मच स्कोर यू विल गिव. तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू विल, जैसे सपोज राइटिंग का कितना मार्क्स होगा, ऑर्गेनाइजेशन का कितना है, कंटेंट जो उसने लिखा हुआ है, जो क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या लिखा है, दैट काइंड ऑफ things that you do. So these are the like essay items. उनका scoring system कैसे होता है वो अभी हमने डिस्कस किया. Now the objective items that we will discuss in next class. कि objective items हम किस टाइप के होते हैं, कैसे हम उसको evaluate करते हैं, क्या चीजें होती हैं, all those things we'll discuss in next class. ठीक है? Any question?
वर्षा, No, अमित, तेजस, नो लक्ष्य, सर, प्रेरणा, नो सर, these are the थैंक यू सर, easy things. So ठीक है, कल No, क्लास में sir. हम लोग फिर, हाँ, नेक्स्ट क्लास में विल मीट. थैंक यू सर, गुड इवनिंग। thank you, ओके sir. Thank you, sir. ओके, बाय बाय, गुड नाइट.